बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोल रहा है कि फाइंड इंटीग्रल ऑफ ई पे पावर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बच्चों इसका इंटीग्रल चाहिए dx। तो बच्चों ये इंडेफिनिट इंटीग्रल का एक रिजल्ट होता था ना, ई पे पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ई पे पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, सॉरी कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो ये कॉस एक्स एफ एक्स का काम कर रहा है और ये माइनस जो साइन एक्स है ये किसका काम कर रहा है, ये एफ डैश एक्स का काम कर रहा है। तो ई पे पावर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ई पे पावर एक्स एफ एक्स क्या है, कॉस एक्स प्लस सी। तो देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इम्प्लाइज दैट डी। ये हो गया 31। अब 31 के बाद आ जाओ 32 में। 32 में क्या, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री निकालना ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों ऑर्डर तो इसका क्या डिफाइंड होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है, वाई डबल डैश प्लस वाई स्क्वायर ई पे पावर वाई डैश इज इक्वल्स टू 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई पे पावर डी वाई बाई डी एक्स। तो ऑर्डर तो डिफाइंड, ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चे, ऑर्डर तो 2 हो जाएगा। एंड डिग्री क्या होगा, डिग्री डिफाइंड ही नहीं होगा, डिग्री नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं डिफाइंड होगा, बिकॉज ई पे पावर आ गया ना डी वाई बाई डी एक्स। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री तभी डिफाइंड होता है जब वो डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल हो। तो ये डी वाई बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल तो है नहीं, तो ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ऑर्डर 2 एंड डिग्री नॉट डिफाइंड मीन्स डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हो गया 32। अब आते हैं 33 में। 33 में क्या है, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है, 2x स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। बच्चे इसका ऑर्डर क्या है, इस केस में ऑर्डर और डिग्री दोनों डिफाइंड है। ऑर्डर हो जाएगा d2 एंड डिग्री। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, इसका पावर क्या है 1, तो डिग्री इज 1। तो ऑर्डर 2 डिग्री 1। तो क्या बोला, फाइंड द ऑर्डर, इसमें सिर्फ ऑर्डर ही पूछ रहा है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 34 में आ जाओ। क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। बोल रहा है कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका 4 ऑर्डर है, 4 ऑर्डर है, तो उसमें कितने आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे। तो नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट हमने क्या पढ़ा है, नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है 4, तो कितने आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे 4। तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा इसमें, डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 35 में आ जाओ। ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, कैन बी सॉल्व बाई मेकिंग द सब्सटीट्यूशन डी एक्स अपॉन डी वाई क्या है, एच ऑफ एक्स अपॉन वाई। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को तुम सॉल्व करोगे तो सब्सटीट्यूशन क्या करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है, सब्सटीट्यूशन करेंगे एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू बी। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी वाई। तो एक्स इज इक्वल्स टू वी वाई। दिस इम्प्लाइज दैट सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 35 के बाद आते हैं हम लोग 36 में। बच्चे 36 में क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा इसमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ये बताओ। तो बच्चे अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस होता है तो उसमें क्या होता है, एक्स और वाई, हर एक टर्म में एक्स और वाई के पावर का सम कांस्टेंट होता है। जैसे ये देखो यहाँ पे एक्स और वाई के पावर का सम क्या होगा, 1 + 0 1, यहाँ भी 1 है, बट यहाँ पे तो 4 है ना, तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा ना, तो ये नहीं हो सकता है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 है, ये भी नहीं हो सकता है, ये हो जाएगा। देखो वाई स्क्वायर पावर 2
एक्स स्क्वायर पावर 2, एक्स पे पावर 1, वाई पे पावर 1, तो 1 + 1 = 2, फिर वाई स्क्वायर ये भी 2, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर 37 में क्या बोल रहा है, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। क्या है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, dy/dx प्लस वाई कॉट एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, ये है ना हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये किस फॉर्म का है, ये हमारे पास फॉर्म है dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म का है। तो बच्चे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई पे पावर इंटीग्रल ऑफ पी वाई डी एक्स, सॉरी पी इंटू डी एक्स, ये होता है ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे बच्चे p का काम क्या कर रहा है, कॉटेक्स, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e पे पावर कॉटेक्स और dx। कॉटेक्स का इंटीग्रल क्या होता है, ln sin x, ln और e पावर आपस में कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा sin x। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, c इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दिस इम्प्लाइज दैट c इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 37 भी हो गया। 38 में आ जाओ, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास बच्चे डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, इसका बोल रहा है कि जनरल सॉल्यूशन क्या है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना होगा, y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dx माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो गया dx इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई डी वाई। एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई डी वाई। अब बच्चों ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया, तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया तो क्या होगा, ln यूज़ हो जाएगा यहाँ पे, ln x इज इक्वल्स टू ln y, कांस्टेंट भी ln ऐड कर देते हैं ln c। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ln, ये क्या हो जाएगा yc इज इक्वल्स टू ln x, लॉग हटा दो तो yc इज इक्वल्स टू x, तो y इज इक्वल्स टू x अपॉन c, और c तो कांस्टेंट है, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो ना x इंटू 1 अपॉन सी। तो 1 अपॉन सी को फिर c बोल सकते हो, बिकॉज अगर c कांस्टेंट है तो 1 अपॉन सी भी कांस्टेंट है, तो y इज इक्वल्स टू सी एक्स। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया। देख लो y इज इक्वल्स टू सी एक्स, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इम्प्लाइज डैट सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये हो गया बच्चों हमारा 38 भी हो गया। अब आते हैं हम लोग 39 में। 39 में क्या बोल रहा है, 39 में बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू, ठीक है बच्चों। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, यही होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ऐसे लिख सकते हो। और जब ए अकर हो गया तो बी के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी, या इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और जब बी अकर हो गया तो ए के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी। देख लो इन दोनों में कोई एक ऑप्शन होगा, देख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये हो गया हमारा बी, और इसमें एक्चुअल में दोनों करेक्ट है, ये भी हो जाएगा, ठीक है। 39 के बाद आ जाओ 40 में। 40 में क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या गिवन है 5/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या गिवन है 6/11, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या गिवन है 8/11। क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ, बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले बात की प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है होगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यही होगा ना, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी की तो प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, वो देखो ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, ये होता है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे होता है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या गिवन है 8/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या गिवन है 5/11, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या गिवन है 6/11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 1 माइनस 8/11, तो 3/11। तो ये मिल गया। हमें क्या फाइंड आउट करना है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, तो बी गिवन ए का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने क्या निकाला है 3/11 और ए की प्रोबेबिलिटी क्या है 5/11, तो ये क्या हो जाएगा 3/5। देख लो 3/5 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हो गया बच्चों 40 भी हो गया हमारा। 41 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 41, इफ़ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, ए और बी क्या दे रखा है, दो इंडिपेंडेंट इवेंट दे रखा है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, कम से कम एक ए के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए और बी में कम से कम एक के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहली बात की प्रोबेबिलिटी ए और बी क्या गिवन है, इंडिपेंडेंट इवेंट गिवन है। तो अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और किसका प्रोबेबिलिटी बोल रहा है, ए यूनियन बी, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। इसका क्या मतलब है, ए यूनियन बी। तो बच्चों ये ना एक हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये इसका ऑप्शन होगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अगर कोई भी दो इवेंट इंडिपेंडेंट है, अगर कोई भी दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो उन दोनों के यूनियन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अगर चाहो कि प्रूफ करना है तो चलो मैं प्रूफ भी कर देता हूँ। इसको तुम क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे लिख सकते हो। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अब क्या करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इस दोनों में से ना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट। अब बच्चे तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट 1 माइनस, इस दोनों टर्म से ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट कॉमन ले लो, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट, ये किसके इक्वल हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के। तो इसका मतलब क्या है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आ जाते हैं 42 में। 42 में क्या है, इफ़ ए एंड बी आर इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, देन इन सब में से कौन सा करेक्ट है। ये तो गिवन है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। न्यूमरेटर से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 42 भी हो गया। 43 में क्या है, इफ़ ए लाइन हैज़ द डायरेक्शन रेशियो डिटरमाइन इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो इसमें क्या यूज़ हो रहा है, अगर किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही होगा डायरेक्शन कोसाइन, बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और क्या होगा सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो क्या गिवन है, 2 -1 एंड -2, तो पहला डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस ऑफ -1 स्क्वायर प्लस ऑफ -2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन 4 + 4 8 + 1 9, तो 2/3। दूसरा क्या हो जाएगा -1/3, और तीसरा क्या हो जाएगा -2/3। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा 2/3 -1/3 एंड -2/3।
देख लो ऐसा है क्या कोई, 2/3 -1/3 एंड -c इज द करेक्ट ऑप्शन। 43 के बाद 44 में आ जाओ। 44 में बच्चों क्या दे रखा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन। पहला लाइन क्या गिवन है, x+3/3 इज इक्वल्स टू y -1/5 इज इक्वल्स टू z+3/4, और दूसरा क्या है x+1/1 इज इक्वल्स टू y -4/1 इज इक्वल्स टू z+5/2। ये लाइन L1 इसे बोल दिया, इसे लाइन L2 बोल दिया। इन दोनों लाइंस के बीच में हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, एंगल। तो इस लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है वो क्या होगा, L1 लाइन के पैरेलल वेक्टर को हमने A बोल दिया, वो क्या होगा 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप। L2 लाइन के पैरेलल वेक्टर को हमने B बोल दिया, तो B का वैल्यू क्या होगा i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। तो इन दोनों लाइंस L1 और L2 के बीच का एंगल किसके इक्वल होगा, A और B के बीच का एंगल के। जो वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल होगा वही एंगल लाइन L1 एंड L2 के बीच का एंगल होगा। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हो, cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B, ऐसे ही निकालते हैं ना। तो A डॉट B का मतलब 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप 2k कैप अपॉन A वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट अंडर क्या होगा 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर, और रूट अंडर क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो कॉस थीटा क्या आ गया हमारे पास 3 प्लस 5 प्लस 8 अपॉन 16 प्लस 9 25 और 25 रूट अंडर 50 और 4 5 6 रूट अंडर 6, ऐसे हो गया। ये क्या हो गया 8 16 अपॉन 50 को क्या लिख सकते हो तुम 5√2, और रूट 6 को क्या लिख सकते हो √3 इंटू √2, ठीक है। तो कॉस थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा 16 अपॉन √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, तो 10√3, तो 2 8 ज़ा 2 5 ज़ा 5√3, ऐसे हो जाएगा। तो थीटा क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 8 अपॉन 5√3, ऐसा है कोई ऑप्शन 8 अपॉन, अच्छा एक काम करो इसको √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो 8√3 अपॉन 5 इंटू 3 हो जाएगा। तो थीटा क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 8√3 अपॉन 15 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों ये 44 भी हो गया। अब आते हैं 45 में। टू लाइन्स विद द डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 आर परपेंडिकुलर। दो लाइन जिसका डायरेक्शन रेशियो पहले का क्या दे रखा है A1 B1 C1 और दूसरे का क्या दे रखा है A2 B2 C2, अगर परपेंडिकुलर होगा तो ऑब्वियसली बात है थीटा क्या होगा उसके बीच का 90 डिग्री। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो 45 का क्या हो जाएगा बी। 46 में आ जाओ। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर। इन दोनों वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो पहला वेक्टर क्या दे रखा है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, ये तो पहला वेक्टर दे रखा है। एंड दूसरा वेक्टर क्या दे रखा है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। इन दोनों वेक्टर के अलोंग जो सम वेक्टर होगा मतलब a प्लस बी वेक्टर होगा, इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो कैसे निकालोगे, पहले तो a प्लस बी वेक्टर निकाल लो। तो a प्लस बी वेक्टर क्या होगा 2i प्लस 2i 4i कैप, 2j प्लस j 3j कैप, -5 प्लस 3 -2k कैप। ये तो a प्लस बी वेक्टर हो गया। a प्लस बी वेक्टर को मान लेते हैं हमने c वेक्टर बोल दिया, ठीक है। तो c वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ऑफ -2 स्क्वायर 16 प्लस 9 25 प्लस 4 √29। तो c कैप क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड c कैप क्या हो जाएगा c वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर। c वेक्टर क्या है 4i कैप प्लस 3j कैप -2k कैप अपॉन √29। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। देख लो क्या है ये डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
47 में आ जाओ। 47 में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सो डैट द वेक्टर दिस एंड दिस आर इक्वल। ये जो 2i कैप प्लस 3j कैप है, ये वेक्टर किसके इक्वल है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, इन दोनों के इक्वल है। तो एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है आई कैप का कंपोनेंट और जे कैप का कंपोनेंट इक्वल होगा, तो एक्स इज इक्वल्स टू 2 एंड वाई इज इक्वल्स टू 3, x2 y3, दिस implies that A is the correct option। 48 में आ जाओ। द लीनियर इनइक्वालिटी और इक्वेशन और रिस्ट्रिक्शन ऑन द वेरिएबल ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड। सिंपल सी बात है, कांस्टेंट बोलते हैं। जो इनइक्वालिटी जो या जो रिस्ट्रिक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। तो इज द करेक्ट ऑप्शन। 49 में क्या है, 49 है चूज द मैक्सिमम ऑफ z सब्जेक्ट टू दिस कांस्टेंट। मैक्सिमम ऑफ z हमें फाइंड आउट करना है। मतलब क्या है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, 3x प्लस 4y, और कांस्टेंट क्या गिवन है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। तो बोल रहा है कि मैक्सिमम ऑफ z का मैक्सिमम वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले हमारे पास ये कांस्टेंट है, इसका क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन लिखा, ये मिल गया हमें। x का वैल्यू 0 डालेंगे, y इज इक्वल्स टू 4 एंड y 0 डालेंगे, x का वैल्यू 4,0। तो ऐसा ग्राफ बनेगा ना, ये 0,4 एंड 4,0। ये आ गया हमारे पास 2 पॉइंट्स। अब यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। सबसे पहली बात है कि हमारा फेसिबल रीजन इधर होगा या इधर होगा, ये चेक करना है। चेक करने के लिए क्या किया हमने, ओरिजिन उठाया और यहाँ डाला, इसके क्रॉसपॉन्डिंग इनइक्वालिटी में देखा सेटिस्फाई किया या नहीं किया, तो कर गया सेटिस्फाई। तो हमारा फेसिबल रीजन क्या होगा, ये वाला रीजन हो जाएगा फेसिबल रीजन। अब इसमें क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ दे रहा है, तो ये जो फेसिबल रीजन है, सॉरी यहाँ पे फेसिबल रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी तो लेना होगा, तो हमारा फेसिबल रीजन ये हो जाएगा। और ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स बन गए, 0,0, 0,4 एंड 4,0। तो इन 3 कॉर्नर पॉइंट पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू निकाल के देख लो किस पे मैक्सिमम मिल रहा है। तो z अगर ओरिजिन पर निकालोगे 0,0 पे, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, ये तो 0 आ जाएगा। फिर अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू तुम 0,4 पर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 4, ये तो 16 आ गया। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू अगर 4,0 पर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0, ये 12 आ गया। तो मैक्सिमम किस पे मिल रहा है, 0,4 पे। और मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है हमें 16। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है इसमें 16, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्या मिल गया हमें बच्चों, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। क्या बोल रहा है, चूज द मैक्सिमम ऑफ z सब्जेक्ट टू दिस कांस्टेंट। z का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है इन कांस्टेंट पे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, 4x प्लस वाई, और कांस्टेंट क्या गिवन है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 50, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 90, x एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसके क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50, इसके क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगा, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90, ठीक है। 2 पॉइंट चाहिए, तो x का वैल्यू 0 डाला, y 50 मिल गया, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 50 मिल गया। यहाँ पे x की जगह 0 डाला, y 90 मिल गया, एंड y की जगह 0 डाला तो x का वैल्यू 30 मिल गया। पहले तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। 0,50 एक तो ऐसा ग्राफ होगा, ये हो गया 50, ये हो गया 50, 0,90 और 30,0, तो 0,90 30,0 कुछ ऐसा होगा, ये हो गया 90 और ये हो गया 30। अब इस लाइन की इक्वेशन हो गई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50, और इस लाइन की इक्वेशन हो गई 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90। सबसे पहले बच्चों तो फिजिबल रीजन देखते हैं, ये ओरिजिन है। फिजिबल रीजन के लिए क्या करेंगे, कॉर्नर पॉइंट उठाया, कॉर्नर पॉइंट उठाने के बाद इसमें डाला, तो 0 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 50, कर गया ना इसको सेटिस्फाई। तो इसके लिए तो ये हो गया कॉर्नर पॉइंट,
मतलब ये फिजिबल रीज़न हो गया इस साइड, और यहाँ ज़ीरो डाला, इसको भी कर गया तो इसके लिए भी ये फिजिबल रीज़न हो गया। तो फाइनल जो हमारा फिजिबल रीज़न हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे तो ये फिजिबल रीज़न हो गया। तो फिजिबल रीज़न के कितने कॉर्नर पॉइंट आए, एक तो ये आया, एक तो ये आया, एक तो ये आया, एक तो ये, 4 कॉर्नर पॉइंट है। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ये तो 0,0 है कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट क्या है 0,50, ये कोऑर्डिनेट क्या है 30,0। ये कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें इस स्ट्रेट लाइन को और इस स्ट्रेट लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा, मतलब इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा, तभी तो हमें ये पॉइंट मिलेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, x + y = 50 और 3x + y = 90 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -2x = -40। तो यहाँ से बच्चे x का वैल्यू हो गया 20। अब ये x = 20 किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, यहाँ डाल दो x की जगह 20 तो y = 30 आ जाएगा। तो हमारे पास पॉइंट ये क्या हो गया, ये हो गया 20,30। ठीक है, अब इन चारों पॉइंट पे क्या करो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू निकालो। z किसके इक्वल है, 4x + y, 4x + y के इक्वल। तो पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन ओरिजिन पर निकालेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा। फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू किस पे निकालेंगे, 0,50 पे, 0,50 पे। तो 4 × x की जगह 0 + y की जगह 50, तो ये हो गया 50। फिर किस पे निकालेंगे, 30,0 पे, 30,0 पे। तो x की जगह 30 और y की जगह 0, तो ये हो गया 120। फिर किस पे निकालेंगे, 20,30 पे। तो यहाँ डालो x की जगह 20 और y की जगह डालो 30, 80 + 30 क्या हो जाएगा, 110। तो मैक्सिमम वैल्यू किस पे मिल रहा है तुम्हें, मैक्सिमम वैल्यू देख लो, मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है 120, 30,0 पे। ठीक, 120 मिल रहा है ना 30,0 पे। तो A इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दिस implies that A is the correct option. ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।